Okay, so how to measure a blood pressure? I think you might have seen one patient while checking blood pressure by the doctor. पढ़ा देखा है आपने? आई होप सब देखा होगा और आई थिंक एक दो लोगों का ब्लड प्रेशर चेक भी हुआ। बहुत ध्यान से देखो, यहाँ देखो क्या बोलता है। ब्लड प्रेशर 120/80, 120 है सिस्टोलिक और 80 है डायस्टोलिक। कभी भी ऐसे ही लिखा रहता है, डॉक्टर ऐसे लिखता है 120/80, ठीक है ना। और साथ में ये भी लिखता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, या कभी कभी 760 mm ऑफ Hg ऐसे करके लिखता है। इसका मतलब समझते हो आप? आपको मालूम है आपका जो टेम्परेचर मेजर करते हैं, किससे किससे टेम्परेचर मेजर होता है? क्या चीज होता है आपके उसमें थर्मामीटर में? क्या चीज होता है? मरकरी। तो हाँ, तो मरकरी जो है ऊपर की तरफ चढ़ता है, तो जितनी दूर तक चला जाएगा वो मेजरमेंट करके हम लोग बताते हैं कि भाई इतना है इसका टेम्परेचर। सेम वे ब्लड प्रेशर के लिए भी हमारा जो ये जो स्पिग्मोमैनोमीटर होता है, तो स्पिग्मोमैनोमीटर के अंदर भी मरकरी होता है। वो पहले आपको पता है ना क्या करता है डॉक्टर? डॉक्टर या मेडिकल असिस्टेंट जो भी होता है, वो ऐसे लगाएगा कपड़ा जैसे घुमा घुमा के और टाइट बांध देगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये इसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं। यहाँ से बॉल जैसा दिख रहा है ना रबर का, यहाँ से पंप करना शुरू करता है। तो पंप करेगा तो धीरे 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 ये प्रेशर, हाँ ये दिखाई दे रहा है ना आप सबको, एरो की तरह दिखाई दे रहा है, प्लीज पे अटेंशन हियर, ऐसे दिख रहा है ना। तो ये क्या करेगा, आपकी जो ये आर्टरी है, आर्टरी क्या है ये? आर्टरी, आर्टरी फ्लो। तो ये क्या करेगा, उसको प्रेस करेगा। प्रेशर इन कफ अबव 120, ये 120 से ज्यादा, देखो यहाँ पे 120 दिखाई दे रहा है ना, उसके ऊपर पहुंच गया है। आप ध्यान दो, इसको आपने अभी तक इतने ध्यान से नहीं देखा होगा जितने ध्यान से अब मैं आपको दिखाऊंगा। वो डॉक्टर क्या करता है, ये 120 जो मार दिखाई दे रहा है उससे ऊपर तक वो उसको प्रेशर लगा लगा के उसको पहुंचा देता है। और इवन कभी कभी तो दर्द भी होता है, हल्का सा, पेशेंट को हल्का सा दर्द भी होता है, लेकिन वो ठीक है, सह लेता है। उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पे एक नॉब लगी हुई है छोटी सी, दिखाई दे रही है, देखो ये नॉब है जो दिखा रहा हूँ। इस नॉब को वो पहले जब पंप करेगा उसको टाइट कर देगा, सो दैट एटमोस्फेयर में हवा ना निकले। फिर जब उसके बाद ये खुल जाएगा, तो अब उसके बाद खुलना शुरू होगा। जब पहले बंद कर दिया और फुल भर दिया, अब धीरे से छोड़ता है। तो ये जो रीडिंग है यहाँ तक है, मान लो तो ड्रॉप होनी शुरू होती है। सुनना ध्यान से, क्या होनी शुरू होती है? ड्रॉप होनी शुरू होती है। और जब ये ड्रॉप होनी शुरू होती है तो ये 120 पे आके धीरे 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 ड्रॉप होगा। यहाँ पे आके 120 पे जैसे ही आएगा, एक आवाज आनी शुरू होती है। वो डॉक्टर का यही काम है, एक्यूरेसी, कि वो आवाज कहाँ से आई, 120 से आई, 130 से आई, 140 से आई, उसको वही चेक करना। कभी कभी डाउट में होता है, फिर प्रेशर मारता है, मालूम है, फिर इस नॉब को बंद करेगा, फिर से प्रेशर लगाएगा, फिर ऊपर जाएगा ये। और अब बहुत ध्यान से, अब की पता है क्या करेगा ये, अब की कंफर्मेशन करेगा कि भाई जो मैंने चेक किया था क्या वो सही है। पहले मान लो कुछ 130 आया, मान लो किसी का 140 आया, तो 140 तो नहीं आना चाहिए, 120 आना चाहिए। अब उसको एक डाउट आता है, यार दोबारा चेक कर, तो दोबारा चेक करेगा। 120 से आवाज आनी शुरू होती है और यहाँ तक आवाज आती है 80 तक। 80 दिख रहा है ये? बोलो भाई। तो 80 क्या है? डायस्टोलिक है। 80 क्या है? डायस्टोलिक, याद रखना, डायस्टोलिक। 80 वाले को डायस्टोलिक बोलते हैं। और 120 वाला क्या है? सिस्टोलिक, सिस्टोलिक।
मतलब जब दबा हुआ था, प्रेशर में था, तब 120 ऊपर हाइट तक रहेगा ना मरकरी। जब ये प्रेशर में था तो मरकरी ऊपर रहेगा, सीधी सी बात है। तो सिस्टोलिक अंडर प्रेशर होता है। सिस्टोलिक क्या होता है? अंडर प्रेशर, कॉन्ट्रैक्शन की फॉर्म में। देखो इधर यहाँ पे क्या लिखा है, देखो सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन, तो सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं इसको, ठीक है ना। मतलब उस समय आपकी आर्टरी दबी हुई होती है। कैसे होती है? दब जाती है, देखो दबी हुई। फिर धीरे धीरे नॉब को खोलते हैं और डॉक्टर यहाँ पे क्या करेगा, ध्यान से सुनना, डॉक्टर यहाँ पे स्टेथोस्कोप लगाएगा, कान में लगा लेगा। आप लोगों ने किसी ने बीपी चेक किया है? नहीं, मतलब वैसे नहीं, ये स्टेथोस्कोप लगा के तो उसमें आवाज बड़ी अच्छी आती है, बहुत बढ़िया आवाज आती है, अच्छे से समझ में आता है कि हाँ भाई क्या हो रहा है, टप 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 की आवाज आती है, ठीक है। और ये 120 से शुरू होती है और 80 तक आती है, ठीक है। और 120 को क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक। और 80 को बोलते हैं डायस्टोलिक। याद रखना, अब आपको पूछूंगा मैं ये, ठीक है ना। अच्छा जी, अब ये धीरे धीरे खोलना शुरू करेगा, 120 आवाज आनी शुरू हो गई और ये आवाज कहाँ तक आएगी? 80 तक। तो जहां से आवाज शुरू हुई और जहां पे खत्म हुई, डॉक्टर वो पॉइंट लिख देता है। तो जनरली एक हेल्दी पर्सन के पास 120/80 रहता है प्रेशर, ब्लड प्रेशर। आप सब लोग अपने पापा की मेडिकल शीट देखोगे, सीआईएसएफ एयरफोर्स में है तो वहां पे उनकी एक मेडिकल डायरी होती है, सबकी होती है। आप चेक करोगे तो सम टाइम इफ ही इज अबव 50, तो सम टाइम उनकी ये रहती है, सम टाइम, जरूरी नहीं है, कभी कभी तो 120/80 ही होता है। किसी किसी लेडीज को लो प्रेशर की प्रॉब्लम होती है तो उसका 110/70 ऐसे होगा। तो ना तो कम अच्छा है और ना ही ज्यादा अच्छा है, ये भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा है। क्या होना चाहिए? 120/80 होना चाहिए। सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 80, ठीक है। आप लोगों का चेक होता है ना, तो हमेशा बढ़िया आएगा, 120/80 आएगा। बच्चों का अच्छा आता है, बिल्कुल करेक्ट आता है। ओके, आप एक काम करो, ये ब्लड प्रेशर अच्छा हाँ, एक चीज और, बहुत इजी क्वेश्चन आता है कि भाई ब्लड प्रेशर कैसे चेक किया जाता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट? हाँ, कौन सा? क्या नाम है? स्फिग्मोमैनोमीटर। अगर आप ये लिख दिए तो आपको लगता है कि आपका आंसर करेक्ट हो गया? बोलो फिर, कब सही होगा? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। कौन बोला ये? हाँ, प्रांजल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरबाज, प्रांजल, वेरी गुड। तो स्फिग्मोमैनोमीटर के साथ में क्या होना चाहिए? क्या नाम है? स्टेथोस्कोप। हाँ, जब आप ये दोनों लिखोगे, स्फिग्मोमैनोमीटर एंड स्टेथोस्कोप, तब आपका आंसर करेक्ट, राइट। भूलना नहीं है, मेरे ख्याल से भूलोगे भी नहीं। अब आप 10th क्लास में जब जब तक पढ़ोगे तब तक नहीं भूलोगे, मैं समझता हूँ शायद लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। तो मेरे ख्याल से ये पूरा फिगर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। किसी ने ये फिगर नहीं देखा होगा पहले, कभी कभी उसने जो है बीपी नहीं, खुद भी नहीं नापा होगा और अपना भी नहीं नपवाया होगा। कभी बीमार उमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट वगैरह हो जाते हैं, तो बीपी एक नॉर्मल चेक है, बहुत नॉर्मल चेक होता है, सभी 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 का चेक होता है, whoever is admitted in hospital. I hope it is very clear to you. हाँ जी, बोलो बोलो भाई। हाँ, देखो आपको ये भी बता दे, देखो अगर 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 कभी कोई रप्चर या आर्टरी जो होती है, इंटरनल ब्लीडिंग होगी, तो ये क्या इतना प्रेशर दिखाएगा? आप खुद ही बताओ। आप पाइपलाइन अगर फटी हुई है और पानी आ रहा है, पानी किसी ने खोल दिया है वहां से पीछे से, और आपके घर पानी आना चाहिए या टंकी से पानी आ रहा है और बीच में पाइप लीक है, तो क्या वो उतने प्रेशर से आएगा? बोलो।
तो प्रेशर कम हो जाएगा। हाँ, वो प्रेशर का, तो कभी कभी इंटरनल ब्लीडिंग जब होती है, किसी को कुछ चोट वोट लग जाती है, कोई प्रॉब्लम होती है, दैट टाइम ऑल्सो डॉक्टर कैन जज, यस इसको इंटरनल ब्लीडिंग मतलब बीपी कम है, बीपी कम है, ब्लड प्रेशर है, कम हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर कम से भी आइडिया लगाएगा डॉक्टर कि यार इसको प्रेशर कम है, इसका मतलब समवेयर इसको ब्लीडिंग हो रहा है, इंटरनल ब्लीडिंग है, देन ही विल ट्राई टू फाइंड आउट। हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ। अरे यार, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, वो जब पंचर करेगा तो कितनी देर में ब्लड निकलेगा, वो ब्लीडिंग टाइम है। और फिर वो छोड़ दोगे जब, तो कितनी देर में क्लॉट हो जाता है, क्लॉटिंग टाइम। ठीक है। अब है द ट्यूब्स ब्लड वेसल्स। ये ट्यूब का मतलब, हमारी बॉडी में ट्यूब कौन कौन है, ट्यूब में मतलब ब्लड वेसल। जब भी हम बात करेंगे ट्यूब एंड ब्लड वेसल, ब्लड वेसल का मतलब है जिसके थ्रू आर्टरीज एंड वेन, उसके बारे में थोड़ा बढ़िया से पढ़ेंगे। Arteries are the vessels which carry blood away from the heart to various organ of the body. Very simple, कहने का मतलब ये हार्ट से वेरियस पार्ट में लेके जाता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। कौन सा भाई, वेरियस पार्ट में ले जाने का मतलब क्या है, शुद्ध शुद्ध रक्त है, खून बिल्कुल शुद्ध है। अब ध्यान से सुनो। Since the blood emerges, emerges मतलब जहां से निकलता है, since the blood emerges from the heart under high pressure, बहुत हाई प्रेशर रहेगा वहां पे, the arteries have thick elastic wall। ये बहुत 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 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि why arteries are thick and elastic wall, why they have thick and elastic wall, क्वेश्चन रहेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ये इसके अंदर अंदर हाई ब्लडर, सॉरी हाई हाई प्रेशर से हार्ट से आके कहाँ पहुंचता है, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इसीलिए उसकी जो वॉल्स है वो थिक है और इलास्टिक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। वेन्स की बात करता है, वेन्स, वेन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट, मतलब डीऑक्सीजनेटेड, में ऑक्सीजन नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है। और वो कहाँ से, ईच एंड एवरी पार्ट, ईच एंड एवरी सेल से कैरी करते हैं, कैरी करके कहाँ पे लेके आएंगे, हार्ट के अंदर। फिर हार्ट उसको पंप करेगा, कहाँ, लंग्स में भेजेगा, जहां पे लंग्स अपना कार्बन, लंग्स के अंदर ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा और ऑक्सीजन ले लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या था, सिंपली डिजॉल्व था। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इट इज सिंपली डिजॉल्व। वेयर एज ऑक्सीजन क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है, किसके साथ, हेमोग्लोबिन के साथ। तो ये इसकी अफर्मिटी ज्यादा होती है, और इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड छूट जाएगा और ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स। अब इनको थिक वॉल नहीं चाहिए, किसको, वेन्स को, वेन्स को, वेन्स को थिक वॉल नहीं चाहिए। दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर। अब अंडर प्रेशर में नहीं है ब्लड, ब्लड प्रेशर में नहीं है, इसलिए वेन्स को थिक वॉल की जरूरत नहीं है। इंस्टेड दे हैव वॉल्स। अब ध्यान से सुनना, अब वेन्स के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे वॉल्स लगे होते हैं, वॉल्स दैट इंश्योर दैट ब्लड फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। तो ब्लड वापस ना जाए, जो ब्लड आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, वो ब्लड आगे ही बढ़े, पीछे की तरफ ना जाए, पीछे की तरफ ना जाए। हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया मेरे ख्याल से, बिल्कुल बढ़िया से क्लियर होगा। इसमें आर्टरीज और वेन्स के बारे में बात कर रहे हैं, और आर्टरीज कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से पूरे पार्ट लेके आता, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, वेयर एज
veins collect the blood from the each and every part of the body to the heart. कौन सा ब्लड लेके जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है और सफाई के लिए, जी हाँ, उसको सफाई के लिए लेके जाता है, साफ करके वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा वो, ठीक है ना, नंबर 1। नंबर 2, ये बताता है कि आर्टरी क्योंकि अंडर प्रेशर होता है, सो दैट्स व्हाई देयर वॉल्स आर थिक एंड फास्ट, whereas veins they do not, they are not under pressure, but veins are having some walls and the blood flow only in one direction, बस नहीं जाना चाहिए, तो ये वॉल्स होते हैं वेन के अंदर। दो डिफरेंस आप समझ में अच्छे से आगे होंगे, आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस है, अच्छा क्वेश्चन है, आज भेजूंगा और आप लोग करेंगे। आप अच्छा एक चीज बताओ मुझे, आप लोगों को जो मैं क्वेश्चन आंसर भेजता हूँ, कैन यू राइट इन योर फेयर नोटबुक इन योर स्कूल? आप लोग उसमें लिखोगे, सुनो पहले, आप लोग अगर उसमें लिख लोगे तो ये तो आपको प्लस पॉइंट मिलेगा ना। अरे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन आंसर लिखे, तो आप उसमें ही लिख लिया करो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, आप कहीं भी लिखो, हाँ, आप कहीं भी लिखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप लिखो। देखो मेरा मकसद क्या है आपसे लिखवाने का, बताओ मुझे, आप इसी बहाने उसको पढ़ते हो और तुम्हें समझ में भी आता है, तो जब आप उसको लिखना शुरू करते हो तो आप समझते हुए लिखते हो कि भाई क्या है, क्या बोल रहा है, क्या कैसे पढूं मैं, कैसे समझ में आए। फिर जब आप समझ जाते हो तो और क्या चाहिए, मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद तो यही है ना कि आप बढ़िया से समझो। आप समझ गए तो बस मजा आ जाता है, मेरे लिए भी बहुत बढ़िया हो जाता है, चलो भाई बच्चों ने समझ लिया, ठीक है ना, और क्या चाहिए। चलो आगे देखो, ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू। अब रीचिंग मतलब क्या, ब्लड की बात हो रही है, जब ब्लड पहुंच गया किसी ऑर्गन या टिश्यूज में, तो आर्टरी डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स। भाई एक आर्टरी लेके, एक आर्टरी ठीक है, तो अब उसको कई जगह जाना है, कई जगह जाना है, बहुत सारी जगह जाना है, पतली 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 बनेंगी, ठीक है। और जब ऐसे पतली पतली बनती है, रुको भाई रुको, तो उसके बाद यहाँ से ना ये और पतली बनती है, ऐसे ऐसे डिफरेंट इश्यूज में, डिफरेंट सेल्स में जाने के लिए, बहुत पतली पतली, इतनी पतली होती हैं कि हम उसको देख भी नहीं पाते, मैं इसको ड्रॉ नहीं कर सकता, इससे पतली लाइन नहीं ड्रॉ कर सकता, तो बहुत पतली लाइन, और धीरे धीरे क्या करती है, हर सेल तक पहुंचाने के लिए बहुत पतली लाइन बन जाती है, ठीक है ना। आर्टरी इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स टू ब्रिंग ब्लड इन कांटेक्ट विद ऑल इंडिविजुअल सेल, हर इंडिविजुअल सेल को पहुंचाना है, तो छोटी छोटी पतली पतली कैपिलरी, इसको कैपिलरी बोलते हैं। The smallest vessel have walls which are one cell, ये सोच लो सबसे पतली वाली बनेगी, सब आँख बनेगी, उसकी उस थिकनेस कितनी है, 1 सेल, सिर्फ एक सेल, एक एक सेल लगे हुए हैं, वो बनी हुई है। अब आप सोचो, सेल को आप देख भी नहीं सकते, एक सेल को आप देख नहीं सकते हो अपनी आंखों से, तो स्मॉलेस्ट वेसल है वॉल्स आर 1 सेल थिक एंड आर कॉल्ड कैपिलरी। आप लोग कैपिलरी जानते हो, कैपिलरी का मतलब क्या होता है, कैपिलरी का कैपिलरी इफेक्ट होता है, मैं बताऊंगा, चलो रुक जाओ, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक्सचेंज ऑफ सेल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग, ध्यान से सुनना, ब्लड और सराउंडिंग में, सराउंडिंग मतलब कौन सा सराउंडिंग, जिस सराउंडिंग में आपका ब्लड आ रहा है, मतलब जहाँ पे जो ब्लड दे रहा है वहां की बात कर रहा है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा यहाँ पे, जो लेके आया है देगा और उससे लेगा जो अनवांटेड है, बात समझ रहे हो कि नहीं, जो अनवांटेड है, सेल को पहले से, ध्यान से सुनो, सेल को पहले से ही आर्टरी, पहले भी तो भाई इस साइकिल में क्या है, जो ऑक्सीजन आर्टरी, उससे पहले भी तो दे के गई ना ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन दे के गया था उस समय भी उस पर कुछ काम चल रहा था, जो फूड उसने बनाया वहां पे कुछ प्रिपेयर किया, केमिकल रिएक्शंस हुई, तो जो केमिकल रिएक्शन हो गई अब उसके पास वेस्ट मटेरियल है, सुनना ध्यान से, वेस्ट मटेरियल हो,
अब वो वेस्ट मटेरियल, अब ये सेल इंतजार करेगा कि आ जा भाई और मुझसे ये क्या लेके जा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके जाओ, और भी बहुत सारा मटेरियल है जो अनवांटेड है और हमें नहीं चाहिए। हमें मतलब सेल, हम सेल को नहीं चाहिए जिसमें वगैरह भी होता, नाइट्रोजनियस मटेरियल। प्रोटीन भी तो गया ना बॉडी में, तो प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है, तो वेस्ट भी इस ब्लड को दे देगा, वेन्स उसको कलेक्ट करके ले जाएगी। ध्यान सुनो, स्मॉलेस्ट वेसल हैव वॉल्स व्हिच आर 1 cell thick and are called capillaries. Exchange of material between the blood and surrounding cells take place across the thin wall. तो इसी thin wall में exchange of gases and material होगा। तो क्या करेगा, ऑक्सीजन दे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे देगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा। बट इसके साथ में और भी चीजें, मैंने अभी आपको क्या बताया, वेस्ट भी और है। द कैपिलरीज देन जॉइन टुगेदर, अब वही कैपिलरीज पतली थी वो ज्वाइन होंगी, आगे बढ़ेंगी और इसी तरीके से और भी रहेंगी, वो भी ऐसे ज्वाइन होंगी और थिक होती चली जाएगी, होती चली जाएगी। वेन्स थिक होती चली जाएंगी और कहाँ जाएंगी, फ्रॉम वेन्स दैट कन्वे ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन्स और टिश्यू। अब उस टिश्यू से उस ब्लड को दूर लेके जाया जा रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? यहां तक क्लियर है कि नहीं भाई? बढ़िया क्लियर है। मैं फुल टाइम ले रहा हूँ, फुल टाइम। हाँ, कैपिलरी मुझे बताना था, सॉरी मैं कैपिलरी नहीं बताया। जो पतली पतली कैपिलरीज होती हैं, तो बहुत, कैपिलरी क्या होती है, इनफैक्ट फिजिक्स का पार्ट है, सच बात तो ये फिजिक्स का पार्ट है। कैपिलरी पढ़ोगे आप 11th क्लास में आओगे तो, लेकिन अभी से थोड़ा आइडिया दे देता हूँ मैं। जो पतले पतले कैपिलरी बनते हैं ना, जो इनका काम क्या है, कैसे काम करता है, चलो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप लोगों की गाड़ी कुछ भी होते, जैसे बाइक है, उसका फ्यूल टैंक कहाँ होता है, इंजन के ऊपर, बोलो जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ऊपर रहता है। तो ड्यू टू ग्रेविटी जो आप फ्यूल है वो बाइक के इंजन में जाएगा, ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। अगर आप बाइक में टैंक नीचे हो और इंजन ऊपर रहेगा तो क्या होगा, फिर तो एक एक्स्ट्रा पंप, हाँ फ्यूल नहीं जाएगा, डायरेक्टली नहीं जाएगा, एक पंप की जरूरत पड़ेगी। फिर पंप लगाओ जी, चलो गाड़ी स्टार्ट होते पंप स्टार्ट हो जाएगा, पंप स्टार्ट होगा, सब करेगा नीचे से फ्लूइड को, लिक्विड को, या सॉरी फ्यूल को, तब जाके इंजन को मिलेगा। तो हम ऐसा काम क्यों करें, गाड़ी बनाने वाला ऐसा उल्टे काम क्यों करेगा, बोलेगा छोड़ो मैं क्यों बनाऊं, जब मैं ऊपर ऊपर टैंक ऊपर बना दूंगा तो अपने आप ही नीचे जाएगा, है ना? अरे बोलो भाई। हाँ, लेकिन अब कैपिलरी की बात है। अब मैं आपसे बात कर, सदियों से, सदियों का मतलब सदियों की बात कर रहा हूं मैं, हजारों साल से, अभी की बात नहीं कर रहा। हजारों साल से आप देख रहे होंगे हमारे घरों के अंदर दीपक जलता है, दीपक, दिया। और जो दिया जलता है वो हमेशा ऊपर होता है, दिया हमेशा ऊपर होता है, और उसका जो फ्यूल होता है वो कहाँ होता है, नीचे होता है। फ्यूल तो ग्रेविटी से नहीं जा रहा, अब क्या, अब कैसे हो रहा है बताओ? हाँ, यस, जो कॉटन या रुई है उसके अंदर वो कैपिलरी है, छोटे धागे बने हुए हैं, वो धागे क्या करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं तेल को, और तेल ऊपर की तरफ सक होता रहेगा, और इधर दिया जलता रहेगा, जलता रहेगा, जलता रहेगा। लेकिन वो कैपिलरी एक्शन होने के लिए बहुत जरूरी है उसके अंदर वो प्रॉपर्टी हो जो कि टन हो, विक बोलते हैं उसको, विक, क्या बोलते हैं, विक। चलो एक चीज और बोलता हूँ, आप टॉवेल है ना, सबके ही होता है, पतला टॉवल, मोटा टॉवल, ये टॉवल, वो टॉवल, ऑल आर मेड ऑफ कॉटन। कभी आपको टेरिन का बना हुआ टॉवल देखा है?
बोलो, नहीं देखा। आज उसमें कैपिलरी एक्शन नहीं होगा। जैसे आप मुंह धो के आते हो या नहाते हो, बॉडी को साफ करते हो, वैसे ही तुरंत वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, सोखता है, जल्दी से सोखता है कि वो भी कैपिलरी एक्शन, वो भी कैपिलरी एक्शन है। वो कैपिलरी एक्शन जो है वो फटाफट उसके अंदर से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने संभाल लेता है, आपकी बॉडी साफ साफ हो जाती है। सेम वे कैपिलरी एक्शन के बहुत सारे एग्जांपल है। हिली एरियाज, ध्यान सुनना, हिली एरियाज में अगर आप जाते हो, कहाँ की बात करूंगा, अगर मैं ये बोलूंगा कि ऊपर से पानी आता रहता है, पानी ऊपर से, तो आप बोलोगे सर ऊपर से पिघलती रहती है तो पानी आता रहता है। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हर पहाड़ पे आइस होती है? हर पहाड़ पे होती है क्या? नहीं। तो कहाँ, पहाड़ों पे भी, अब ऊपर पहाड़ों में भी देखोगे आप, ऊपर से पानी आता रहता है। इनफैक्ट ऊपर जंगल है, मान लो बहुत बड़ा जंगल है, और वहां पे बारिश वगैरह होती रहती है। तो बारिश होने के बाद की बात कर रहा हूँ, बारिश में तो पानी बहता ही है, बारिश हो नहीं रही है, लेकिन ये जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स के अंदर भी कैपिलरी एक्शन होता है। रूट्स, इनके पतले पतले रूट, जैसे रूट्स में, जैसे मैंने वेन्स और आर्टरीज बताए, वैसे प्लांट्स की जड़ों के अंदर, रूट्स के अंदर भी क्या होते हैं, रूट्स के अंदर भी कैपिलरी एक्शन होगा। बहुत पतली पतली रूट, हाँ बहुत पतली पतली लाएगी, वो क्या करेगी, करती है किसको, पानी को, पानी को कंटिन्यूअसली सक करती रहेगी, ऊपर भेजती रहेगी, ऊपर भेजती रहेगी। अभी बताऊंगा मैं बहुत सी चीजें अंदर, उसके अंदर अभी पढ़ोगे आप। पानी जैसे ऊपर 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 आता जाएगा, आता जाएगा, एक समय आएगा प्लांट अपना पानी पूरा लेगा जितनी जरूरत है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पानी भी आएगा। अब एक्स्ट्रा पानी आ गया तो क्या करेगा, अब उसको जरूरत नहीं है भाई, नहीं जरूरत तो क्या करता है वो पानी छोड़ देगा, उसको पानी को निकलता रहेगा, निकल, तो हर प्लांट से थोड़ा 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 पानी निकलता रहेगा। और मिलियंस ऑफ प्लांट्स होते हैं, बहुत प्लांट होते हैं जंगल में, बिल्कुल डेंस जंगल में। तो थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा हो के चारों तरफ, इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, ऑल अराउंड, धीरे 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 धीरे, तो धीरे क्या बन जाता है, स्प्रिंग बन जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं झरना। झरना समझते हो? हाँ तो पानी, हाँ तो पानी, पानी झरने के रूप में बढ़ता चला जाएगा, और धीरे धीरे छोटी सी रिवर भी बन जाती है। ठीक है, कंटिन्यू पानी आता रहेगा झरने से, बहुत ज्यादा नहीं बट कंटिन्यू आता रहेगा, डिपेंड्स कितना बड़ा डेंस फॉरेस्ट। तो आई होप आपको कैपिलरी समझ में आ गया। कौन सी चीज? कितने होते हैं पेड़, कितने हैं? नंबर वन, नंबर वन, सुनो सुनो पूरी बात सुनो। नंबर वन, पेड़ कितने हैं, और नंबर ऊपर से नीचे होता है, ऊंचाई पे, तो सारा पानी एक जगह, नहीं बहुत सारी चीजें होती हैं वहां पर, बारिश भी होती रहे, पानी वेट भी रहे जमीन, और साथ में ऊंचाई पे है वो, ऊंचाई पे है तो नीचे की तरफ पानी आएगा। ठीक है ना? और यहाँ प्लेन पे आप रहते हो। पहली बात, प्लांट्स इतने नहीं है, कितने प्लांट है, एक दो प्लांट से होता है क्या कुछ? कुछ नहीं होगा। ठीक है, थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ ट्रीज होते हैं वो, छोड़ो उसको। हाँ जी, तो बात समझ में आई होगी आपको, कैपिलरी रिएक्शन समझ में आ गया होगा, कैपिलरी रिएक्शन क्या है। क्या? यॉनिंग क्यों कहा? अच्छा अच्छा, श्वास लेते हैं, हाँ, यॉनिंग जो करते हैं हम लोग, इनफैक्ट हमको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होती है, हम बड़ा सा मुंह फाड़ते हैं फिर सांस लेने के लिए, और ज्यादा सांस। एक्चुअली ये होता है कब, जब आपको डिजीनेस होती है, जब आपको नींद सी आती रहती है, आलसपन आता रहता है बॉडी, हाँ ठीक है, तो आपको यॉर्निंग होती है, क्योंकि आपको ऑक्सीजन चाहिए होती है।
ऑक्सीजन मुंह फाड़ते हो, बहुत जोर से सांस लेते हो, इसलिए होती है, ठीक है। मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स, अब ध्यान से सुनो, ये क्या प्लेटलेट्स की बात कर रहा है और मेंटेनेंस की बात कर रहा है। मेंटेनेंस का मतलब यहाँ पे क्या है, हमारी बॉडी के अंदर भी जैसे जैसे, अरे पूरी बात सुनो यार, नॉट ओनली क्लॉटिंग, बहुत कुछ है, क्लॉटिंग तो होगा ही, लेकिन आगे क्या होने जा रहा है, क्या होगा आगे। मैंने आपको कल बताया था कि कभी कभी क्या होगा, रप्चर हो जाती हैं वेन्स और ये आर्टरीज। आर्टरीज रप्चर होगी तो ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि अंडर प्रेशर होती है, इसी वॉल थी डैमेज नहीं होती वो, लेकिन अगर वो डैमेज हो गई तो बहुत सारा खून बह जाएगा। व्हाट हैपेंस इफ सिस्टम ऑफ ट्यूब्स डेवलप अ लीक, इसमें लीक डेवलप कर लिया तो होगा। थिंक अबाउट सिचुएशंस व्हेन यू आर इंजोर्ड, अगर हम इंजोर हो गए एंड स्टार्ट ब्लीडिंग, और इंजोर हो गए और ब्लीडिंग शुरू हो गई अंदर ही अंदर, नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज टू बी मिनिमाइज। भाई लॉस ऑफ ब्लड जो हो रहा है उसको मिनिमाइज करना है, कम से कम जाए। तो आप क्या करते हैं, कभी कभी घाव हो जाता है, उसको घाव को दबा देते हैं, या फिर कभी बोला भी कि ना ऐसे घाव हो जाए तो रस्सी बांध दो, धागा बांध दो, जिससे ब्लड बढ़े। लीकेज वुड, हाँ फ्लो को रोकना है, लीक, अब क्या बोलता है, इन एडिशन लीकेज वुड लीड टू लॉस ऑफ प्रेशर, तो उससे प्रेशर भी कम हो जाएगा। प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, हर पार्ट में ब्लड नहीं पहुंचेगा, वो ऑर्गन डैमेज होने के चांस बढ़ जाएंगे, विच वुड एफिशिएंसी ऑफ, अब अगर ये लॉस ऑफ प्रेशर हुआ, एफिशिएंसी कम हो गया किसकी, पंपिंग सिस्टम की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। टू अवॉइड दिस द ब्लड हैज प्लेटलेट, ब्लड में क्या होता है, प्लेटलेट, प्लेटलेट्स, ये डैमेज को रोकती है, हाँ, विच सर्कुलेट अराउंड बॉडी एंड प्लग, फिर क्या करती है, बॉडी में घूमता रहता है ये भी। ब्लड हैज प्लेटलेट सेल, ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट सेल हैं के अंदर ही होती, साथ में घूमती रहती हैं उसके साथ, ये रिपेयर वर्क करने के लिए होती है। विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड प्लग दी लीक्स, लीक को प्लग कर, प्लग समझते हो ना, जैसे बोलते हैं ना प्लग लगा दो, मतलब बंद करने के लिए, प्लग करने के लिए, प्लग करने के लिए रहती हैं दीज लीक्स बाय हेल्पिंग द टू क्लॉट द ब्लड, बाय हेल्पिंग टू क्लॉट द ब्लड एट दीज पॉइंट ऑफ इंजुरी, वो जो इंजुरी है उस इंजुरी पॉइंट पे को प्लग करने के लिए कि ब्लॉक कर देंगे उसको और वहां पे क्लॉटिंग क्रिएट होगी। मैंने आपको बताया अगर आपकी बॉडी में विटामिन के नहीं है तो अच्छे से प्रॉपरली क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। तो क्लॉट करने के लिए क्या चीज चाहिए होता है आपकी बॉडी में, विटामिन के होना जरूरी है, विटामिन के होगा तो क्लॉटिंग होगी। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। अब आता है इसके बाद लिम्फ, इसके बाद आता है लिम्फ, ठीक है। लिम्फ क्या था, ऊपर ये किसका काम था, ब्लड हैज प्लेटलेट्स, प्लेटलेट सेल्स का काम था कि किसका काम, पे ब्लॉक क्या करने के लिए, क्लॉटिंग करने के लिए, इसका काम है प्लेटलेट सेल्स। आगे देखो लिम्फ, देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड आल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में एक चीज और रहती है साथ में, वो क्या है, वो लिम्फ है। दिस इज कॉल्ड आर टिश्यू, इसको टिश्यू फ्लूइड भी बोलेंगे या लिम्फ भी बोलेंगे, जो मतलब प्रोपोज प्रेजेंट द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज। अब ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मान लो वेन्स की बात या आर्टरीज की बात करेंगे, उसके अंदर जो जो आपकी पाइप जाएगी, पाइप का मतलब है ब्लड वेसल है, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और भी छोटे। अब आप सोचो जब खुद भी कभी कभी हमें आंखों से नहीं दिखाई दे रही, उसमें पोर्स होंगे छोटे छोटे, क्या करते हैं पोर्स, देखो थ्रू दी पोर्स इन दी वॉल्स ऑफ कैपिलरी, कैपिलरी के लेवल की बात हो रही है, कैपिलरी के लेवल पे जो पोर्स के अंदर कैपिलरी में सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा
एस्केप इनटू, अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, ये ब्लड की ट्यूब है या यूं कह लो कैपिलरी या वेन्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं, बहुत छोटे। उसके अंदर से क्या होगा, ध्यान से सुनना, अब ये जहां जा रहे हैं वहां ब्लड, ये सॉरी वहां सेल्स हैं, सेल्स, सेल्स के बीच में जगह होगी उसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, इंटर सेलुलर स्पेस, ध्यान से देखिए, सेल्स के बीच में जगह होती है इंटरसेलुलर स्पेसिस। तो ये क्या करेगा, ध्यान से सुनना अच्छे से, तो ये प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल इससे कैपिलरी से निकल के आएंगे, कहाँ आएंगे, ब्लड सेल्स के बीच में जो जगह बनी हुई उसमें बैठ जाएंगे। बात को समझो आप, क्या बोलता है, थ्रू द प्रेजेंट इन walls of capillaries some amount of plasma, protein and blood escape into intercellular spaces in the tissues to form the tissue fluid or lymph। सब मिल के, ये सब मिल के जो मटेरियल निकला है वहां से, प्लाज्मा निकला, प्रोटीन निकला, ब्लड सेल्स में निकला, ये सब मिल के लिम्फ बनाते हैं, लिम्फ। एंड आई एम श्योर, ध्यान से सुनना, एंड आई एम श्योर आप लोगों को पढ़ाया तो गया होगा लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं आया होगा। आया था तो बोलो, मुझे पता है मैं क्यों यहाँ पे जोर दे रहा हूँ, एक ही लाइन को मैं चार चार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक ही लाइन को मैं 4 बार बता चुका हूँ अभी तक कि लिम्फ होता क्या है। लिम्फ जो होता है, ब्लड, ब्लड की जो आपकी जो कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी के अंदर छोटे छोटे पोर्स होंगे, उस कैपिलरी से बाहर क्या क्या आएगा, बाहर आएगा प्रोटीन, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स निकल निकल के बाहर आएंगे थोड़े थोड़े, और वो सेल्स के बीच में जगह होंगी वहां जाएंगे, यहाँ बैठेंगे, और इसी फ्लूइड को, अब है तो ये भी फ्लूइड, इसी फ्लूइड को क्या बोलेंगे, इस फ्लूइड को लिम्फ बोलेंगे, लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड, है ना, टिश्यू फ्लूइड बोलेंगे या तो लिम्फ बोलेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं, 100% आएगी, मैं मौका दूंगा ही नहीं कि ना समझ में आए। इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड, ये भी जो बना है अभी, ये बिल्कुल प्लाज्मा, जो ब्लड का प्लाज्मा है उसी के तरह सिमिलर है। कैसा है ये, कलरलेस होता है, इसमें कलर नहीं होता, आरबीसी होंगे, कलरलेस होता है, एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन, प्रोटीन होगी लेकिन कम होगी, जितनी नॉर्मल ब्लड में रहेगी उससे कम होगी इसमें। तो लिम्फ का कलरलेस है और क्या कंटेन करेगा, लेस प्रोटीन। बात समझ में आ गई, बोलो भाई, हाँ यहां तक क्लियर हो गई, ओके आगे देखते हैं। हाँ येलोइश कलर, ध्यान दो, ड्रेन टू लिम्फेटिक कैपिलरी, अब है लिम्फ बन चुका है, इंटरसेलुलर स्पेसेस में आके बैठ गया है, अब ये क्या करेगा, लिम्फ क्या करेगा, ध्यान से सुनना सभी लोग प्लीज पे अटेंशन। लिम्फ क्या करेगा, लिम्फ ड्रेन होता है इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज। अब ये भी क्या करता है, कैपिलरीज बना रहा है, कैपिलरीज बनी हुई है पहले से, किसमें घुस जाएगा ये, लिम्फेटिक कैपिलरीज में। कहने का मतलब ये है ब्लड वेसल से निकलेगा और लिम्फेटिक कैपिलरीज में घुस जाएगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो हर सेल के आजू बाजू जो भी मटेरियल है उसमें मिलेगा, आएगा, ये कंटिन्यू चलता रहेगा, मतलब पूरी बॉडी में रहेगा। नहीं तो ब्लड अगर देखा जाए कि किसी पंचर हो, कुछ कट जाए, तो अगर ये कैपिलरीज ना टच हो, कैपिलरीज या वेन्स और आर्टरी ना टच हो, मसल्स कोई कट करेंगे तो इसका मतलब ब्लड निकलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन हमें तो कहीं भी पंचर करो वहीं से ब्लड निकलता है ना, ब्लड पूरी बॉडी में घुसा रहता है। तो हर सेल के बीच में, इंटरसेलुलर स्पेसेस के बीच में लिम्फ, लिम्फ भी तो रहेगा ना, तो लिम्फ ड्रेन इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज। अब ये क्या करेगा, लिम्फेटिक कैपिलरीज में जो निकल के आया लिम्फ बना है वो इसमें एंटर हो जाएगा, यहाँ सेल्स हैं,
इसके अंदर एंटर हो गया। फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेसेस। भाई ये कहाँ पे आया लिम्फ? इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर है ना। धीरे धीरे इनकी भी कैपिलरी बनेंगी, मोटी लाइन में घुस जाएंगी। विच ज्वाइन फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल। तो आखिरी में एक लार्ज लिम्फ वेसल बन जाएगा। पहले लिम्फ कैपिलरी होंगी, उसके बाद में बड़ा लास्ट में क्या होगा? लार्ज लिम्फ वेसल बन गया। और फिर ये लार्ज लिम्फ वेसल क्या करेगा? दैट फाइनली ओपन्स इनटू लार्ज वेन्स। याद रखना कैपिलरीज, वो क्या नाम, आर्टरीज मत लिख देना। ये लार्ज वेन में जाएगा, क्योंकि ये इंटरस्पेस, जो इंटरसेलुलर स्पेस में से मटेरियल लेके आ रहा है, वो सब का सब वेस्ट, सब का सब वेस्ट है। इट शुड गेट क्लीन, इसीलिए वो बड़ी बड़ी वाली वेन है उसमें जाएगा, उसके साथ इसकी कनेक्शन रहेगा, उसके साथ ही जुड़ा हुआ रहेगा। तो जब जुड़ा हुआ रहेगा, ऐसे जुड़ जाएगा और इसके अंदर, हाँ, तो इसके अंदर ये घुस के अपने जो भी मटेरियल है, देखो वेन तो पहले से ही कैरी करके लेके आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड डिफरेंट मटेरियल्स, बहुत सारी चीजें लेके आ रहा है। इसी वेन्स के अंदर हम आपका लिम्फ वेसल, लार्ज लिम्फ वेसल है, वो भी कनेक्ट हो गया। वो भी जो भी वेस्ट मटेरियल है, एक्सेस मटेरियल है, पूरा लेके जा रहा है। नाउ लिम्फ कैरीज डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। लिम्फ क्या कैरी करता है? अब लिम्फ का और भी काम बता रहा है, लिम्फ का और भी काम है। लिम्फ और कौन सा काम बता रहा है? जब हमारी बॉडी में ये काम खत्म हो गया, यहाँ इसकी बात खत्म। अब आगे भी बता रहा है लिम्फ का, कि जो लिम्फ है हमारे जो एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ध्यान से सुनना, लिम्फ कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट। जब आपने पढ़ा था न्यूट्रिशन, उस समय जब पूरा फूड डाइजेस्ट हो गया था, कहाँ हुआ था? इंटेस्टाइन। तो ये लिम्फ है तो कैरी करके ले जा रहा था डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट। एब्जॉर्ब फैट और डाइजेस्टेड फैट को लिम्फ लेके जाता है। एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस। और जितना भी एक्स्ट्रा ये सेलुलर स्पेसेस में एक्स्ट्रा मटेरियल जमा हुआ है, सबको ड्रेन कर देगा। कहाँ? एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस बैक इनटू द ब्लड, ब्लड के अंदर वापस लेके आएगा। अब आप सोच रहे हो ये क्लीन कहाँ होगा? अब ये जो वेन है ये पहुंचेगी हमारी किडनी में। कहाँ पहुंचेगी? किडनी में। और किडनी के अंदर हमारे ब्लड को साफ किया जाएगा, जितना भी नाइट्रोजनियस मटेरियल है, फैट है, प्रोटीन है, ठीक है, ये सब क्या होगा? निकल जाएगा यूरिन के थ्रू। कभी कभी प्रोटीन भी ज्यादा, अगर प्रोटीन ज्यादा आता है तो एक तरह का डिजीज होता है। अगर प्रोटीन ज्यादा आ रहा है तो टेस्टिंग होगी, हाँ भाई तुम्हारे यूरिन से ज्यादा प्रोटीन निकल रहा है, इसका इलाज करो, अदरवाइज वीक हो जाओगे। बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो सब बड़े हो जाओगे, कोई आप में से कोई मेडिकल वगैरह लेगा पढ़ेगा तो होगा। लेकिन मैं जनरली मेडिकल के लिए डिस्करेज करता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, फ्यूचर में सीटें नहीं मिलती बच्चों को सीटें नहीं मिलती हैं तो निराशा बहुत ज़्यादा हो जाती है, जबकि वो डिजर्विंग कैंडिडेट होता है। हाँ बोलो, कुछ बोलना चाहता था कोई? हाँ हाँ, तो मिक्स तो होते हैं ना। मिक्स मतलब क्या? एक दूसरे में थोड़ी कुछ जाएंगे, मिक्स हो रहे हैं, साथ साथ चलते रहेंगे। मिक्स का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर घुस जाएंगे, साथ साथ रहेंगे। तो अभी आपको आपका ट्रांसपोर्टेशन पूरा का पूरा हो गया, जो भी छोटा मोटा सिलेबस आपका क्लास का है ये खत्म हो गया। अब हम आ जाएंगे, एंट्री करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर कैसे ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ये भी बड़ा पोर्शन है शायद।
ना। चलो ठीक है, देख लेते हैं। ये यहाँ पे ये वाला पार्ट तो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ठीक है। यहाँ पे भी कैपिलरी एक्शन होता है। हाँ चलो इसको देखते हैं अभी। हाँ क्या बोलते हो भाई? हाँ जाइलम और फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जाइलम, जाइलम क्या लेके जाता है? वाटर। एफ, एफ का मतलब एफ फूड। हाँ फूड। एफ, फ्लोएम एफ से शुरू होता है, फूड भी एफ से शुरू होता है। आप इसको कनेक्ट कर सकते। अरे ठीक है यार, बोलते तो एफ ही हो। तो यार समझा करो, बोलते तो ये हो, एफ ही बोलते हो ना, प्रोनाउंसिएशन तो एफ से ही होता है ना। इसलिए फ्लोएम और फूड ऐसे याद रखना। फ्लोएम और फूड याद, एफ से फ्लोएम, एफ से फूड। लेकिन वही है कि अब आप बताओगे पी एच से है, नो डाउट पी है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन तो एफ से एफ के लिए कर रहे हो ना आप। इसलिए एक चीज याद रखो, फ्लोएम फूड। तो जाइलम अपने आप वाटर, वाटर न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा, मिनरल हो जाएगा, सॉरी। हाँ जी चलो, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ते हैं। वी हैव डिस्कस्ड earlier how plants take in simple compounds such as CO2 and photosynthesize energy stored in their chlorophyll containing organ। बात समझ में आई नहीं? जहां भी वो क्लोरोफिल होगा, जहां पे भी क्लोरोफिल होगा वहां पे CO2 लेके वो फोटोसिंथेसाइज करेगा और एनर्जी स्टोर करेगा। और कहाँ स्टोर करेगा? लीव्स, लीव्स में। ज्यादातर कहाँ होता है ये सब लीव्स में होता है, पत्तों में होता है। The other kind of raw material needed for plant body will also have to be taken up separately। कि भाई अदर काइंड ऑफ मटेरियल भी तो चाहिए। रॉ मटेरियल क्या सिर्फ CO2 से काम चल जाएगा? नहीं, उसको पानी, उसको और भी मिनरल्स चाहिए होते हैं। तो वो उसके लिए हम लोग अलग से सेपरेटली बात करेंगे। फॉर प्लांट्स दिस सॉइल द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल। ध्यान दो, जो हम मैंने रेड किया हुआ पढ़ो दोबारा से। प्लांट के लिए क्या चीज जो भी सबसे ज्यादा रिच है, रिचेस्ट सोर्स है जहाँ से रॉ मटेरियल मिलेगा, वो है सॉइल। जहाँ पे वो पेड़ लगा हुआ है उस मिट्टी से उसको सब कुछ मिलता है रॉ मटेरियल। कौन कौन से? नाइट्रोजन भी मिलता है, फॉस्फोरस भी मिलता है। आपने पढ़े थे ना 9th क्लास में, मैंने बताया था न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, याद है? जो बच्चे पढ़ने वाले उनको सब पता है। दी एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब करता है, जो सब्सटेंसेस देयरफॉर थ्रू पार्ट इन कांटेक्ट विद द सॉइल। तो ये काम कब होगा? अब पत्तियां थोड़ी एब्जॉर्ब कर लेंगी इससे, भाई जो चीज कांटेक्ट में रहेगा उसके थ्रू मिलेगा उसको। तो उसके सॉइल कांटेक्ट में कौन होता है? नेमली रूट्स। कौन रहता है भाई, बोलो? सुनाई दे रहा है कि नहीं आप सबको? कहीं ऐसा तो नहीं सुनाई नहीं दे रहा है? हाँ, तो रूट्स के थ्रू सारा कुछ मटेरियल एक्सचेंज होगा, उसको लेके जाएगा। इफ द डिस्टेंसेस बिटवीन सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन कौन है? रूट। एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहाँ है? पत्तियां ऊपर है, पत्तियां ऊपर हैं, और सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन मतलब रूट नीचे है। अगर इनके डिस्टेंस ज्यादा हुआ, डिस्टेंस बिटवीन, देखो पढ़ो इसको, मजा आता है पढ़ने में। क्या बोलता है? इफ द डिस्टेंस बिटवीन सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन, सॉइल कंटेनिंग देखो रूट की बात कर रहे हैं दूसरी भाषा में, एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन दैट इज लीव्स, दोनों को दूसरी भाषा में बात कर रहा है। देख लो, लीव्स क्लोरोफिल कंटेनिंग मतलब जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, मतलब लीव्स। और सॉइल, सॉइल के साथ में जो जुड़ा हुआ है वो कौन है? रूट्स है। अगर स्मॉल है, क्या स्मॉल है?
अरे डिस्टेंस, इंग्लिश के साथ यही प्रॉब्लम है, आप समझ नहीं पाते हो। द डिस्टेंस बिटवीन soil containing organ that is root and chlorophyll containing organ that is leaf are small। क्या small है? डिस्टेंस। डिस्टेंस अगर स्मॉल है। अच्छा एक चीज और भी है, जिन बच्चों को इंग्लिश कम आती है उनके सामने अगर बड़ी सी लाइन लिख दी जाती है ना, तो वो रिलेट ही नहीं कर पाते कि एग्जैक्टली बोलना क्या चाहते हैं। एम आई राइट? बड़ा सा सेंटेंस जो होता है उनके लिए मुसीबत बन जाता है, उनको लगता है यार पता नहीं क्या बोल रहा है। इसलिए ध्यान से पढ़ा करो, इसलिए मैं बोलता हूँ इंग्लिश को सीखो। अगर स्मॉल है, स्मॉल का मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस कम है, तो एनर्जी एंड रॉ मटेरियल कैन इजीली डिफ्यूज टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। अगर डिस्टेंस ज्यादा नहीं है तो एनर्जी रॉ मटेरियल सब इजीली डिफ्यूज हो जाता है हर पार्ट में। आप देखते होते क्रीपर्स वगैरह जो घर के पास लगाते हो आप लोग, खेतों में लगाते हैं, उनके बीच में ज्यादा एनर्जी नहीं रहती, यहाँ तक कि उसका जो बीच का पोर्शन है स्टेम, वो भी हरा होता है। देखा है कि नहीं आपने? ग्रीन कलर का होता है, उसके अंदर भी क्लोरोफिल होता है और वहां पे भी फूड बनता है, फोटोसिंथेसिस बनती है। लेकिन अगर बड़े पौधे देखो तो उनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। छोटे पौधे हैं, बहुत छोटे हैं, देखो नीचे आप ज्यादा दूर क्यों जा, धनिया धनिया पत्ते वगैरह देखते हो ना, धनिया पत्ता देखा है कि नहीं? वो भी तो प्लांट है, वो भी तो प्लांट है। तो उसके अंदर भी जो फूड मटेरियल का एक्सचेंज इजीली हो जाता है, क्योंकि दोनों जड़ से लेके रूट से बाकी जो पार्ट है उसका डिस्टेंस बहुत कम है, डिस्टेंस बिटवीन स्मॉल। अब आगे देखो, बट इफ दीज डिस्टेंसेस बिकम लार्ज, अगर यही डिस्टेंस ज्यादा हो जाए तो बिकॉज ऑफ चेंजेस इन प्लांट बॉडी डिजाइन, जैसे पेड़ बड़ा हो रहा है, आम का पेड़ है और भी बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस नॉट बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड रॉ। अब डिफ्यूजन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बॉडी बहुत बड़ी है, लीफ बहुत ऊपर है, कम से कम 20 मीटर ऊपर है मान लो, लीफ तो 20 मीटर ऊपर है, वहां कैसे फोटोसिंथेसिस होगा आप जब फूड मटेरियल नहीं पहुंचेगा। तो इस फूड मटेरियल को पहुंचाने के लिए, रॉ मटेरियल को पहुंचाने के लिए कहाँ की जरूरत है? रूट की। A proper system of transportation is therefore essential in such situation। ऐसी सिचुएशन में प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए अंदर जिससे कि पूरा का पूरा फूड मटेरियल उसको मिले। कोई डाउट है तो मुझे बताओ प्लीज। नो। यहां से बोलता है एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिजाइन। डिफर, एनर्जी नीड्स डिफर मतलब बता रहा है कि जो ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए हमें या प्लांट्स को, अलग अलग प्लांट को अलग अलग टाइप की चाहिए। डिपेंड किसके ऊपर डिपेंड करता है? बॉडी डिजाइन, बॉडी कैसी, बड़ी है छोटी है क्या है। प्लांट्स डू नॉट मूव, प्लांट मूव करता है क्या बेचारा? एक जगह खड़ा रहता है। एंड प्लांट बॉडीज हैव ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स इन मैनी टिश्यूज। प्लांट के अंदर ये भी एक प्रॉब्लम है, ना तो बेचारा मूव कर पाता है और उसके बहुत सारे डेड सेल्स, देखा ना आपने, स्टेम के ऊपर चिपके हुए रहते हैं डेड सेल्स, पढ़ा है ना 9th क्लास में। डेड सेल्स ही तो होते हैं, वो ऊपर पपड़ी जो जमी रहती है, क्या बोलते हैं उसको भाई? क्या बोलते हैं? बार्क, 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 बिल्कुल सही बोला। पेड़ों के ऊपर जो चिपके रहते हैं वो क्या है? बार्क। ध्यान दो, डेड सेल्स है। एक मिनट, कहाँ चला गया? एंड प्लांट बॉडीज हैव लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स इन मैनी टिश्यू। एज ए रिजल्ट अब क्या होगा? प्लांट हैव लो एनर्जी नीड्स। उनके अब जो डेड सेल्स है उनको तो चाहिए नहीं, तो बता रहा हूँ उनकी लो एनर्जी नीड चाहिए। क्यों? पहली बात तो घूमता फिरता नहीं है, वो मूवमेंट करता है, दे डू नॉट मूव, तो उनको वैसे ही कम एनर्जी चाहिए। और बहुत सा पोर्शन डेड डेड सेल्स का है तो भी उनको कम एनर्जी चाहिए। एंड कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसलिए वो कौन सा यूज करते हैं सिस्टम? स्लो ट्रांसपोर्ट, उनको जल्दी जल्दी नहीं चाहिए। द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव
टू ऑपरेट। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए उनको। हाउएवर कैन बी वेरी लार्ज प्लांट सच एज वेरी टॉल ट्री। तो अगर टॉल ट्री है, ऊंचा वाला ट्री है, बहुत ऊंचाई है उसकी ज्यादा, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए। तो प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम रूट। बात को समझो, इन दो बातें लिखी गई यहाँ पे, आप मुझे बताएंगे रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है, फ्रॉम रूट। रूट में तो मिलेगा रॉ मटेरियल, और एनर्जी लीव्स में, पत्तों में। भाई फोटोसिंथेसिस कहाँ हुआ, लीव्स में हुआ। ध्यान से सुनो, बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन अगर फिर आप पर समझ नहीं पाएंगे। एनर्जी स्टोर इन लीव, लीव से तो एनर्जी स्टोर मिली, और रॉ मटेरियल कहां से मिला, रूट से। अब ये नीचे का पोर्शन रॉ मटेरियल ऊपर पहुंचाना है, और ऊपर से जो एनर्जी स्टोर्ड है उसको नीचे लेके आना है। काम दोनों होना है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। हाँ, अब आगे धीरे धीरे देख लो। तो these two pathways are constructed as independently, और independently मतलब सबका काम अलग अलग है, ये नहीं है कि एक दूसरे से रिलेटेड है। independently मान लो, ध्यान से सुनना। अब ऐसा नहीं है कि नीचे वाला बोलता है भाई मैं तो रॉ मटेरियल दे रहा हूँ, ये बोलता है एनर्जी दे रहा हूँ, फूड एनर्जी, फूड जो इसने फूड बना के रखा हुआ है, एनर्जी है वो यहाँ ऊपर पत्तों से नीचे आना है, और रॉ मटेरियल नीचे से ऊपर जाना है। आपस में इंडिपेंडेंट, ये नहीं है कि भाई तू मुझे 100 अमाउंट देगा तो मैं भी 100 अमाउंट दूंगा, ऐसा नहीं है। बहुत आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, ये अपना काम करता रहेगा, और ये अपना काम करता रहेगा, जिसकी जो रिक्वायरमेंट है पूरी करता रहेगा। बहुत आर इंडिपेंडेंट। आई होप समझ में बात आ गई होगी। These two pathways are constructed as independently organized conducting tube। यहाँ पे भी conducting tubes है, छोटे छोटे ट्यूब्स है। One, the xylem moves water and mineral obtained from the soil। तो जाइलम का काम नीचे से शुरू होता है, ये पानी नीचे से ऊपर लेके जाएगा, और साथ में क्या लेके जाएगा, मिनरल्स। मिनरल कहाँ मिलेंगे, सॉइल में मिलेंगे ना। तो सॉइल से कौन लेके जाता है, जाइलम। याद रखना, क्यों लेके जाएगा अभी अभी मैं बताऊंगा। एंड द अदर इज फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फ्लोएम ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, क्या लेके, जो फूड बनाया हुआ है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, फ्रॉम द लीव्स वेयर दे आर सिंथेसाइज, जहां वो सिंथेसाइज किए गए, टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के दूसरे पार्ट में पहुंचाने के लिए। वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ दीज टिश्यूज इन डिटेल इन क्लास 9। तो दोनों की सी वगैरह पढ़े होगे कि नहीं, थोड़ा बहुत उनके अंदर होते हैं, कैसे लेके जाते हैं। हाँ, अब सबसे पहले काम आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। वाटर का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट जाइलम। भाई ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का मतलब क्या है, सॉइल से ऊपर लेके जाना है, जाइलम। इन जाइलम टिश्यू क्या होता है, वेसल्स एंड ट्रैकेट्स ऑफ द रूट्स, stems and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channels reaching all part of the plant। देखो लंबी सी लाइन है ये, और जैसे लंबी लाइन होती है कुछ लोगों की हालत खराब हो जाती है। उनको तो बस राम जाता है, राम ने बैग लिया है, राम पढ़ेगा, बस ऐसे सेंटेंस समझ में आते हैं। आपको अच्छा सीखना है तो मैं कई बार बता चुका हूँ, इंग्लिश को ढंग से पढ़ो। इन जाइलम टिश्यूज क्या होता है, वेसल्स होते हैं, ट्रैकिड्स होते हैं ऑफ द रूट, रूट में ट्रैकिड्स और वेसल्स होंगे। और स्टेम्स एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड, और स्टेम रूट के साथ में स्टेम और लीव कनेक्टेड रहेंगे। भाई स्टेम बीच में रहता है, रूट स्टेम से कनेक्टेड है, और इधर लीव भी स्टेम से कनेक्टेड है ना। टू फॉर्म ए कंटिन्यू, अब एक कंटिन्यूअस सिस्टम बनाते हैं, वाटर कंडक्टिंग चैनल बनता है रीचिंग ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। एट द रूट, रूट में क्या हो रहा है, सेल्स इन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूं मैं। रूट पे आ जाओ भाई, जाइलम तो रूट कहाँ पे कनेक्टेड है, सॉइल से।
तो सेल्स इन कांटेक्ट विद द सॉइल, तो जो सेल, जो कोशिकाएं, जो सेल हैं, वो जो सॉइल के साथ में कनेक्ट हैं, सॉइल एक्टिवली टेक अप आयन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वो क्या करते हैं, आयन को टेक अप करते हैं। दिस क्रिएट्स डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज आयन। जब वो आयन को टेकअप करेंगे, लेना शुरू करेंगे, तो क्या होगा, दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। एक्चुअली ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये आपको 11th-12th में पढ़ते हो, लेकिन इसने क्या किया, छोटा सा दे के आपको समझाने की कोशिश किया है। तो कभी कभी कुछ वैक्यूम क्लियर होगा, वैक्यूम आपके ब्रेन में जनरेट होगा, सर ये कैसे हो गया, वो कैसे। तो ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ज़्यादा टॉपिक बड़ा पढ़ना पड़ेगा। एट द रूट्स, सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयन, ये आयन टेकअप करते हैं, एंड दिस क्रिएट्स ए डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयन। तो इन आयन के बीच में कॉन्सेंट्रेशन का क्या होगा, एक्सचेंज होंगे ना जब, तो बीच में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन बिटवीन द रूट एंड द सॉइल, सॉइल और रूट के बीच में क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन, मतलब एक जगह कम और एक जगह ज्यादा। वाटर देयरफॉर, अब ध्यान से सुनो, वाटर क्या करने जा रहा है, वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू द रूट्स फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं बता दे रहा हूँ। आयन टेकअप करेगा, और आयन क्या करेगा, दोनों के बीच में आयन जो है वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन की डिफरेंस। किसकी डिफरेंस, कॉन्सेंट्रेशन, दोनों के बीच में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम, इस डिफरेंस को खत्म करना, एलिमिनेट करने के लिए कौन आएगा, पानी, वाटर। वाटर मूव्स इनटू द रूट, वाटर जो है रूट में एंटर कर जाएगा सॉइल से, फ्रॉम द सॉइल, ठीक है ना, टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। आई होप ये यहाँ तक बात समझ में आ गई हो। एंड दिस मीन्स दैट देयर इज स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर, और ये डिफरेंस बना के रखता है। ये आयन है ना, जो आयन एक्सचेंज, ये डिफरेंस को क्रिएट करके रखता है, हमेशा बना के रखेगा। और जब बना के रखेगा तो पानी धीरे 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 जाइलम के थ्रू ऊपर चढ़ता रहेगा। वो क्या करता रहता है हमेशा, वो बेचारा हमेशा, वो जो आयन एक्सचेंज की वजह से डिफरेंस जनरेट हो गया है, वो उसको पूरा करने के चक्कर में लगा रहेगा, और पानी धीरे 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 ऊपर चढ़ता रहेगा, एंड क्रिएटिंग ए कॉलम ऑफ वाटर। तो वहां पे कॉलम समझते हो ना आप, नीचे से वर्टिकल कॉलम, नीचे से ऊपर की तरफ, दैट स्टेडीली पुश अपवर्ड, और धीरे 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 पानी ऊपर की तरफ चढ़ता जाएगा। बात क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। हाउ देखो, इसको आपको पढ़ना भी है, ये मत बोलो, ये मत सोचना कि मैंने एक बार बता दिया तो बस बात खत्म हो गई, नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम है, आपको ये पढ़ना पड़ेगा खुद से भी, और देखो कि जो सर ने बताया था क्या बताया था। दिस प्रेशर बाय इटसेल्फ इज अनलाइकली टू बी एनफ टू मूव वाटर हाइट्स दैट इज कॉमनली सीन प्लांट्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, क्या बोलता है, हाउ, जबकि दिस प्रेशर, अब यहाँ पे जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है धीरे धीरे, वैक्यूम क्रिएट हुआ, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ, तो भाई प्रेशर डिफरेंस को कौन कम कर रहा है, पानी। पानी बोलता चलो भाई मैं इस डिफरेंस को खत्म करता हूँ, वो बेचारा हमेशा डिफरेंस को मेंटेन करने के चक्कर में रहेगा, और इधर आयन जो है, सॉरी, डिफरेंस को कम करने के चक्कर में रहेगा, और आयंस क्या करेंगे, हमेशा उसको डिफरेंस को बढ़ाते रहेंगे, और ये क्या करेगा, तो प्रेशर बिल्डअप होगा बाय इटसेल्फ, इट अनलाइकली टू बी एनफ टू मूव वाटर ओवर द हाइट। ध्यान से सुनना, अनलाइकली टू बी, यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बोल रहा है कि जरूरी नहीं वो अकेला पूरा कर सके, अनलाइकली टू बी एनफ। ये इंग्लिश को नहीं आती, इसलिए मैं इस चीज से बहुत डरता हूँ कि बच्चे इंग्लिश पढ़ते नहीं है, और भाषा कौन सी, इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम है लेकिन इंग्लिश नहीं आती। अब आप सोचो कैसी बड़ी दुविधा है ये, कि जो मीडियम आप पढ़ रहे हो वो मीडियम आपको आता ही नहीं है। जब आपको पता है कि पूरी जिंदगी मुझे इंग्लिश में ही काम करना है, इंग्लिश में ही पढ़ना है, व्हाई डोंट यू रीड इट नाइसली, व्हाई डोंट यू प्रिपेयर इट नाइसली। तो अनलाइकली टू बी एनफ टू मूव वाटर ओवर द हाइट्स, मतलब बात समझ में आई कि नहीं, ऊपर पहुंचाने में मुश्किल होगी, अनलाइकली टू एनफ,
पूरा नहीं काम कर पाएगा। दैट भी कॉमन इन प्लांट में जब हम देखते हैं तो अकेला ये काफी नहीं है। मतलब कहने का ये जो प्रेशर है ये अकेला काफी नहीं है इस काम के लिए। तो अकेला काफी नहीं तो फिर क्या है? प्लांट्स यूज अनदर स्ट्रेटजी। अब वो एक और स्ट्रेटजी अपनाएगा, बोलेगा अच्छा ठीक है यार इस तरीके से पानी नहीं पहुंचेगा तो कुछ और भी तरीका अपनाएंगे। टू मूव वाटर इन जाइलम अपवर्ड टू हाइट्स पॉइंट ऑफ द प्लांट बॉडी। बात समझ में आई कि नहीं? दोबारा बेशक इसको पढ़ लो, दोबारा पढ़ो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये बता रहा है जो प्रेशर बिल्डअप हुआ था आयंस और वाटर के बीच में, आयंस एक्सचेंज और वाटर के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट किया था उसकी वजह से प्रेशर बन गया। लेकिन अगर प्लांट बहुत बड़ा है, पेड़ बहुत बड़ा है, ट्री है, वो ट्री है बहुत बड़ा है, तो उनके बीच में डिफरेंस तो ज्यादा हो गया। अब जब ज्यादा हो जाएगा तो भाई वो पानी बोल रहा है यार कि मैं तो चढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, बहुत मुश्किल हो रही है। तो चढ़ नहीं पा रहा है तो अकेला प्रॉब्लम होगी। मान लो आप किसी गड्ढे में गिर गए हो, आप ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ पकड़ के कुछ इधर उधर करके ऊपर की तरफ पुश करते हो अपने आप को, लेकिन अगर वो हाइट थोड़ी ज्यादा हो जाती है तो आपको मुश्किल होती है। फिर बोलते हो यार कोई आ जाए, कोई रस्सी वस्सी फेंक दे, अपना हाथ नीचे बढ़ा दे और मैं चढ़ जाऊं ऊपर, यही करते हो ना? तो यहाँ से भी कोई ऊपर से यहाँ पे भी कोई ऊपर से हाथ पकड़ेगा या रस्सी फेंकेगा या कुछ करेगा जिससे पानी को ऊपर चढ़ाना है। तो अगर आपको कोई रस्सी फेंक दे आपके पास और रस्सी का एक एंड पकड़ लो, दूसरा एंड वो पकड़ के खींचता है तो आप ऊपर आ जाते हो। तो ऐसा ही काम यहाँ पे भी होने जा रहा है। अकेला प्रेशर काफी नहीं, अनलाइकली टू बी एनफ टू मूव वाटर ओवर द हाइट। ये बात समझना है, सिंपल लैंग्वेज लिखता नहीं है ये। देखो क्या ये एक एक्टिविटी करवा रहा है, देखो ध्यान से सुनना, सब समझ में आएगा। टेक 2 स्मॉल पॉट्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली सेम साइज। 2 पॉट ले लो, दोनों का साइज सेम, एंड हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल, और दोनों में सॉइल भी बराबर लो। यार मैं जो है ना, आगे देखते, तो 2 आपने स्मॉल पॉट्स लिए अप्रोक्स सेम साइज के, एंड हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल, दोनों में सॉइल बराबर डालो। वन शुड हैव प्लांट इन इट, एक में प्लांट रखो और एक में प्लेस ए स्टिक ऑफ द सेम हाइट एज प्लांट इन द अदर पॉट। दूसरे में एक स्टिक ले, लकड़ी है बस, सिंपली, पेड़ नहीं हो, एक छोटी सी डंडी लगा दो और एक में पेड़ लगा दो। कवर द सॉइल इन बोथ पॉट्स विद अ प्लास्टिक शीट सो दैट द मॉइस्चर कैन नॉट एस्केप बाय एवापोरेशन। मतलब पॉलीथीन की या कोई ऐसी प्लास्टिक की शीट रख दो जिससे कि एवेपोरेशन ना होने पाए, उस मिट्टी से पानी ऊपर ना जाने पाए। कवर बोथ सेट्स, वन विद द प्लांट एंड अदर विद द स्टिक। मतलब जो 2 है ना आपके पास, दोनों सेट को कवर करो, जिसमें एक में तो प्लांट है और एक में स्टिक है, दोनों को क्या करो, कवर कर दो विद प्लास्टिक शीट्स एंड प्लेस इन ब्राइट लाइट फॉर हाफ एन आवर, और दोनों को सनलाइट में रख दो आधे घंटे के लिए। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द 2 केसेस? अब आप क्या देखते हो दोनों चीजों में? ध्यान से सुनना, बस ये आखिरी पोर्शन है, थोड़ा सा ध्यान और दे दो, आज का काम खत्म। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जड़े दिखाई दे रहे, रूट्स दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पे किस तरीके से एरो लगे हुए हैं, वो पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना? देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। प्रोवाइडेड दैट द प्लांट हैज एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर। बात ध्यान से सुनना, प्रोवाइडेड दैट प्लांट हैज एन एडिक्वेट का मतलब समझते हो? एडिक्वेट, एडिक्वेट सप्लाई, हाँ एडिक्वेट मतलब हाँ एनफ, पर्याप्त, सही मात्रा, बिल्कुल सही, सही मात्रा में, पर्याप्त सप्लाई ऑफ वाटर। द वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस्ड बाय वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल। याद करो, स्टोमेटा के थ्रू भी पानी चला जाता तो फटाफट बंद कर लेता था स्टोमेटा के पोर्स को, याद है? क्यों करता था? लॉस ऑफ वाटर ना हो, लॉस ऑफ वाटर ना हो, ठीक है ना? द वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस्ड बाय वाटर फ्रॉम जाइलम वेसल। इसी बात है, अगर
अगर एक गलती करता है तो दूसरा उसकी फुलफिल करना पड़ता है। तो अगर पानी चला गया स्टोमेटा के थ्रू तो उसकी पूर्ति कौन करेगा? रिप्लेस बाय वाटर फ्रॉम जाइलम वेसल इन द लीफ। तो अगर स्टोमेटा के थ्रू लीफ में स्टोमेटा के थ्रू वाटर एवापोरेट हो गया, बाहर चला गया, तो उसको कौन पूर्ति करेगा? जाइलम वेसल। तो इन फैक्ट evaporation of water molecule from the cells of leaf creates a suction which pulls water from xylem cell of root। बहुत ध्यान से सुनना। आपने कभी हैंडपंप चलाया है? देखो पानी तो अर्थ के अंदर है, पानी अर्थ के अंदर है, पानी ऊपर नहीं है, पानी अर्थ के अंदर है। और आप क्या करते हो? पानी को ऊपर चाहिए आपको, आप बोलते हो नहीं भाई मेरे को तो पानी ऊपर चाहिए, है ना? आपको पानी ऊपर चाहिए। जब आपको पानी ऊपर चाहिए तो क्या करते हो आप? हैंडपंप का हैंड जो है नीचे की तरफ ऊपर जो भी सिस्टम बना हुआ रहता है, आप उसको ऑपरेट करते हो। और जब ऑपरेट करते हो तो क्या होता है? सक कर रहे हो आप, इनफैक्ट पानी सक करते हो ना, ऊपर से ऊपर की तरफ पुल करना चाहते हो पानी को। सेम वे यहाँ पे भी होगा। तो वो सक्शन कौन क्रिएट कर रहा है? सक्शन क्रिएट किया जो पानी स्टोमेटा के थ्रू पानी चला गया। लीफ क्रिएट सक्शन विच पुल्स वाटर। ध्यान से समझ रहे हो कि नहीं? लीफ क्रिएट कर रहा है सक्शन विच पुल्स वाटर फ्रॉम जाइलम सेल्स ऑफ रूट। तो जाइलम सेल जो ऊपर लेके आ रही थी थोड़ा सा, मैंने आपको बताया ना भाई, बाहर से कोई ऊपर से कोई आपको कोई रस्सी पकड़ा के खींच ले या हाथ पकड़ा के खींच ले, तो ये जो सक्शन क्रिएट हुआ है लीफ के अंदर, लीफ क्रिएट सक्शन विच पुल्स वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल ऑफ द रूट। आई होप अब समझ में आया होगा आपको अच्छे से। वो उसको पुल करता है ऊपर की तरफ। तो द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसपीरेशन? फिर से बताऊंगा, अभी खत्म नहीं हुआ है। मुझे मालूम है आधे लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या आप बोल रहे हैं। क्या बोलता है ये? द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट। एरियल पार्ट होता है जो पोर्शन हवा में है, एयर में है, एरियल पार्ट ऊपर का पार्ट। भाई जड़ तो नीचे है ना, एरियल पार्ट कौन सा है? ऊपर का पार्ट। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज। तो जो जो पानी देखा था तुमने स्टोमेटा के थ्रू निकल गया था, एरियल पार्ट से जो लॉस ऑफ वाटर होता है उसको ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। Thus, transpiration helps in the absorption and upward movement of water। ट्रांसपिरेशन क्या करता है? हेल्प करता है किस में? एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करने में, एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, ऊपर की तरफ पानी जब लेके जाएंगे, और मिनरल डिजॉल्व इन इट फ्रॉम रूट टू द लीव्स। बात समझ में आई? इस तीनों लाइन को फिर से पढ़ो। जब भी सेंटेंस लंबा करता है मैं तुरंत समझ जाता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन। ट्रांसपिरेशन क्या है? जो पानी बाहर की तरफ जा रहा है, तो पानी जब बाहर जाएगा तो वो सक्शन क्रिएट करेगा। ट्रांसपिरेशन क्या करेगा? भाई ट्रांसपिरेशन क्या था? जो वाटर लॉस हो रहा था उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। वही ट्रांसपिरेशन अब हेल्प करता है पानी को ऊपर सक्शन करने के लिए, लेकिन उस पानी के साथ और भी कुछ आ रहा है। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल डिजॉल्व इन इट। और उस पानी में जो डिजॉल्व है मिनरल वो भी ले लेता है फ्रॉम रूट टू लीव्स। रूट से लीव की तरफ, रूट से लीव्स की तरफ जो अभी मटेरियल आ रहा है वो क्या है? पूरा उसके अंदर मटेरियल क्या डिजॉल्व है? मिनरल्स। तो किसने हेल्प की? ट्रांसपिरेशन ने। जो पानी बाहर की तरफ चला गया उसने सक्शन क्रिएट किया। अब वो सक्शन क्रिएट करेगा तो रूट से जो पानी ऊपर की तरफ आएगा और उसके अंदर क्या मिक्स है? मिनरल्स। इट ऑल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। अच्छा, जब पानी चलता रहेगा ना तो टेम्परेचर भी रेगुलेट करेगा, उसको ठंडा भी करता रहेगा। हाँ, नहीं पर्पज देखो, ट्रांसपिरेशन का पर्पज
है कि वो पानी को ऊपर चढ़ाए, कुछ भी आ सकता है। आप इसको पढ़ो समझो, मैं बताऊंगा, क्वेश्चन भेज दूंगा मैं। ट्रांसपिरेशन ने पानी को ऊपर चढ़ा दिया और उस पानी में क्या डिजोल्व था? मिनरल। अब प्लांट को मिनरल भी मिल गया और साथ में ये टेम्परेचर रेगुलेशन भी करता रहेगा। रेगुलरली कहीं पानी चलता रहता है तो वहां का टेम्परेचर कम ही रहता है ना। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इम्पोर्टेंट एट नाइट। इंपॉर्टेंट है, देख लो। इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इम्पोर्टेंट, नाइट में और ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये। During the day, when stomata are open, the transpiration pull become the major driving force। भाई स्टोमेटा दिन में खुलता रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, क्योंकि उस समय फोटोसिंथेसिस चलता रहता है, उस समय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलता रहता है, इसलिए वो खुलेगा। तो ट्रांसपिरेशन पुल बिकम्स द मेजर ड्राइविंग, उस समय ट्रांसपिरेशन खूब होता है और वो मेजर ड्राइव होता है इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम। तो पानी ऊपर जाइलम के थ्रू ऊपर चढ़ जाएगा। आई थिंक आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। और क्लास 6 बजे शुरू हुई है, 8 बजने वाला है। आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा दिया, घर पे हूँ, टाइम है मेरे पास, मैं सोचा कि आपको अच्छे से समझा दूँ, टॉपिक्स क्लियर